देखो बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक आज इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपका बड़े एग्जाम जैसे आईआईटी जेई एडवांस केवीपीवाई। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। लंबा भी चैप्टर है लेकिन मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स है स्टडी ऑफ मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ हीट, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ हीट। देखो बच्चों, पिछली क्लास तक हम क्या पढ़ते थे, हीट के थर्मल इफेक्ट, है ना, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ये सब पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल इफेक्ट। हीट देंगे किसी सिस्टम को तो वो एक्सपेंड करेगा, वर्क करेगा, कुछ इंजन चलेगा, रेफ्रिजरेटर से हीट बाहर आएगी तो कूलिंग करेगा, ये सब इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आया कि कुछ चीजें पढ़नी है बेटा, छोटी छोटी चीजें हमें डेफिनेशन समझनी है। यहाँ एक वर्ड होगा सिस्टम, यूज करेंगे हम, सिस्टम। अब जैसे मैकेनिक्स में हम सिस्टम पढ़ते तो सिस्टम होता था कि भाई आप एक बहुत सारे ब्लॉक जोड़ रखे हैं, रस्सी से बांध रखे हैं आपने, है ना, तो आप सिस्टम किसको मानते हैं आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे पिस्टन देख रहे हैं, इंजन देख रहे हैं, कोई बलून में हवा फुला रहे हो आप, तो सिस्टम किसको मान रहे हो। तो सिस्टम होता है एरिया और रीजन, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक पिस्टन है, इसको हीटअप कर रहे हैं, ठीक है, फिलामेंट लगा रखा है तो इसमें गैस हीटअप हो रही है, तो ये हो गया सिस्टम, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, मतलब यूनिवर्स माइनस सिस्टम, उसको बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग क्या हुआ बच्चों, सिस्टम माइनस यूनिवर्स। ओ ओ गलत लिख दिया, यूनिवर्स माइनस सिस्टम, यूनिवर्स माइनस सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे कि ये सराउंडिंग कहलाती है, ठीक है। अब सिस्टम, अगर मैं सिस्टम की बात करूं बच्चों, तो सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे ओपन सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ओपन सिस्टम का मतलब है जैसे आप चाय बना रहे हो, भिगोने में चाय गर्म कर बना रहे हो, तो भाप निकल रही है, उससे वेपर निकल रही है, तो मास ट्रांसफर हो रहा है, साथ में वो हीट भी ट्रांसफर कर रहा है, हीट जा रही है बाहर, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर, एनर्जी कैन ट्रांसफर, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, ओपन सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। आपने बर्तन के ऊपर लिड लगा दी, ढक्कन लगा दिया, फिर गर्म कर रहे हो आप उससे, तो हीट बाहर जा सकती है, मास बाहर नहीं जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोज। और आइसोलेटेड, नॉर मास और हीट कैन नॉट एस्केप, ठीक है। मतलब ना तो मास बाहर जाएगा ना हीट, दोनों बाहर नहीं जा सकती, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। जैसे फ्लास्क वाले थर्मस जो होते हैं ना, उसके अंदर आपने चाय रख दी गर्म, तो चाय से ना तो हीट बाहर जाएगी, ठीक है, और ना चाय बाहर जाएगी, तो ये बंद हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमने क्या सीखा, सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वेरिएबल भाई देखो, जैसे आप लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर रहे थे मैकेनिक्स में, तो आपको कौन कौन से टर्म पता होने चाहिए थे, फोर्स, है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ऐसी थर्मोडायनेमिक फिनोमिना को समझना है हमें, तो कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, तो दैट आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है। तो वो क्वांटिटी जो किसी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करें,
तो इसमें दो कैटेगरी होती है बेटा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। एक होते हैं एक्सटेंसिव और एक होते हैं इंटेंसिव। ठीक है, स्पेशल डेफिनेशन की जरूरत नहीं, आप ऐसे देखो। एक्सटेंसिव होते हैं जो दोज क्वांटिटी which depends on size of matter like internal energy, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, समझ में आया। मोल, ज्यादा अमाउंट होगा ज्यादा मोल होंगे। इंटेंसिव क्या होती है, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट, जैसे टेम्परेचर। एक बर्फ का टुकड़ा है, उसको गिरा दो, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो जो छोटा टुकड़ा है उसका भी टेम्परेचर वही होगा बड़े टुकड़े के बराबर, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दैट इज टेम्परेचर। दूसरा डेंसिटी एंड टेम्परेचर, डेंसिटी एंड तीसरा हो जाएगा बच्चों जैसे प्रेशर। प्रेशर जरूर समझना है आपको, प्रेशर भी इंटेंसिव है। ठीक है, प्रेशर भी इंटेंसिव है, समझ में आया। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, अब जैसे हमने ये पढ़ लिया भाई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, अब एक वर्ड आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये क्या है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम है कि मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक है, मैं इनके बीच में थर्मल कंडक्टर लगा दूं, तो कब तक हीट जाएगी, जब तक इनके टेम्परेचर सेम ना हो। ठीक है, अब हीट जाना बंद हो गई तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इनका टेम्परेचर सेम हो गया। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर सेम हो जाना। व्हेन हीट डू नॉट फ्लो बिटवीन टू और मोर सिस्टम। ठीक है, when they thermally conducted, मतलब आपने कंडक्ट कर रखे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हीट फ्लो नहीं कर रही तो थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ। अब हीट फ्लो ना करने का कारण साइंटिस्ट लोगों ने टेम्परेचर टर्म को बाद में डिफाइन किया था, पहले नहीं पता था कि ये क्या होता है, बाद में पता लगा था कि इसका नाम टेम्परेचर रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो वैसे तो आपको पता है भाई, आप पढ़ चुके हो कि यार इसका मतलब है टेम्परेचर सेम रहे होंगे, इसका टेम्परेचर टी नोट है तो इसका भी टेम्परेचर टी नोट। ठीक है, तो दो सिस्टम तब थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाते हैं जब उनका टेम्परेचर क्या हो बच्चों, बोलो, सेम हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जितने भी हैं सबके टेम्परेचर सेम होने चाहिए, ये हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक इससे रिलेटेड एक और बात है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है बच्चों कि अगर कोई सिस्टम है, मान लो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो बेटा, जैसे ये पिस्टन है, इसमें गैस भरी है। ठीक है, तो गैस भरी है तो इसमें क्या होना चाहिए कि पूरी गैस के अंदर हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए और हर जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा कि ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो हर पॉइंट पे थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कंपोजिशन भी सेम, ऐसा ना हो कि यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है इकट्ठे हो रखे, यहाँ डेंसिटी ज्यादा वहां कम है, ऐसा भी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है,
है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक सिंपल शब्दों में ऐसे लिख सकते हो, अ सिस्टम इज said to be in thermodynamic equilibrium if its temperature, volume and pressure are unique value, pressure are unique। ठीक है, हर प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम, तो ये क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाता है इफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर एक सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए हुए है, ठीक, इफ ऑल थ्री एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि कोई सिस्टम तब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जब उसमें तीनों इक्विलिब्रियम आ रहे हो। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, इसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यही एक और वर्ड है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, इन्हीं चीजों से कंसेप्ट तैयार होंगे, आगे फिनोमेना समझेंगे हम। तो आपने सुना होगा ऐसे प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, है ना, एडियाबैटिक, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाते हैं। तो देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्या होते हैं बेटा ये? पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है, व्हेन thermodynamic variable start changing, then system is said to be in thermodynamic equilibrium। ठीक है, सिस्टम को क्या कहेंगे कि वो किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो देखो, ओ सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गलत बोल दिया था बेटा कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक, जैसे प्रेशर बदलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब प्रोसेस, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए, इंटरनल एनर्जी बदल जाए, कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी बदलनी शुरू हो जाए किसी सिस्टम की, तो उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये बहुत सारे टाइप के होने वाले हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ऐसा कुछ। लेकिन हमें यहाँ कंडीशन दी जाती है, क्या है वो कंडीशन, कि बेटा आप पढ़ोगे तो प्रोसेस सारे, लेकिन एक कंडीशन के साथ पढ़ोगे। ऐसा क्यों? जैसे आपने जब मोशन 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, तो कंडीशन पहले ही लगा ली कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करो। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करोगे बच्चों तो क्या होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर लें तो भाई सारी इक्वेशन अलग आएंगी। फिर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने से थोड़ा इजी हो जाता है समझना कंसेप्ट को। बिल्कुल ऐसे ही हम जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, ये कंडीशन कह लो चाहे कुछ कह लो, इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब क्या होता है ये, देखो बेटा इसको समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वासी स्टैटिक मतलब आप इसको प्रोसेस ना समझना, इसको कंडीशन मानना कि इस टाइप के प्रोसेस हम पढ़ेंगे। कैसे? दोज प्रोसेस विच आर वेरी स्लो, ओ क्या लिख दिया ये, वेरी स्लो
और कहते हैं इनफाइनाइटली स्लो। ठीक है, इनफाइनाइटली स्लो मतलब बहुत स्लो। ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे वो सारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के पढ़ेंगे। देखो सोचो, जैसे ये गैस है, ठीक है, इस चेंबर में गैस भरी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब तक की जो बता रहा हूं, ये तो सब आपने केमिस्ट्री में सुन भी लिए होंगे वर्ड, इसको समझना थोड़ा। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे चलाऊं तो जब ये चलेगा, तो चलता हुआ सिलेंडर जब ऐसे मॉलिक्यूल इसके आसपास आएंगे, टकराएंगे मॉलिक्यूल इससे। जब मॉलिक्यूल इससे टकराएंगे बच्चों, तो उनकी स्पीड बढ़ेगी ना। और जब स्पीड बढ़ती है मॉलिक्यूल की, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यानी कि यहां पे प्रेशर भी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया इस जगह, इस पिस्टन के पास। और यहां प्रेशर कम है और टेम्परेचर कम है। तो ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहा ये सिस्टम। समझ में आया? तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना है, तो इसको क्या करना होगा? बहुत स्लो चलाना होगा। उससे क्या होगा? यहाँ पे मोलिक्यूल का टक्कर का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। समझ में आया? इसका एक और दूसरा एग्जांपल, मान लो ये फिलामेंट है और ऐसे इसमें गैस भरी है कोई, आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से गर्म करना शुरू कर दिया। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली यहाँ के मॉलिक्यूल से। तो क्या इसका टेम्परेचर यूनिक रहा? नहीं। तो इसका मतलब हमें जो प्रोसेस पढ़ने हैं वो ऐसे प्रोसेस पढ़ने हैं जिनमें बच्चों क्या हो? स्लो हो बहुत, और हर स्टेज पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो। तो अ प्रोसेस, दीज प्रोसेस मेंटेन thermodynamic equilibrium at every state। हर स्टेट में उसका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। इसको और भी समझो मजेदार तरीके से। जैसे मान लो ये मैं गर्म कर रहा हूं, तो ये हीटअप होगा, तो यहां अंदर प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर ऊपर की तरफ उठाएगा इसको। बाहर से कितना एटमोस्फेयर लग रहा, प्रेशर लग रहा होगा? एक तो एटमोस्फेयर प्लस इसका वेट। केटीजी में सिखाए थे ये क्वेश्चन ऐसे। तो वो बाहर से इसको दबा रहे होंगे, ये बाहर जा रहा होगा। तो अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए? जस्ट जो बाहर की तरफ से प्रेशर है, आउटसाइड टोटल प्रेशर जो है ना, पी हमेशा आउटसाइड प्रेशर के बराबर रहेगा। अरे सर फिर उठेगा कैसे ये? हम ये मान के चलेंगे कि ये जस्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा बिना एक्सेलरेशन करे। क्योंकि अगर ये एक्सेलेट कर गया तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इस पिस्टन की, जिसको कहीं काउंट नहीं करते हम इस चैप्टर में। ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि भाई अगर आप एकदम अचानक चलेगा तो ये टुकड़ा, ये जो पिस्टन है इसका मास वास हुआ तो एक्सेलेट नहीं करेगा ये। लेकिन उस एनर्जी को कहीं काउंट नहीं किया जाता। इसका मतलब हमें जो प्रोसेस पढ़ना है यहाँ कौन सा पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला। कि हर पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर रहेगा? बाहर के प्रेशर के बराबर। ये कंडीशन है। ठीक है, हमेशा याद रखना। ये नहीं कि अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर। ये बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह नहीं हुआ। जैसे मैकेनिक्स में हमें क्या सिखाया जाता था कि बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट चलता था तो कितना फोर्स लगाते थे आगे की तरफ? अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलाना है, जितना जस्ट पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फॉरवर्ड फोर्स जस्ट बैकवर्ड फोर्स के बराबर होता था, है ना? वही बात हम यहां कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? समझाई इतनी बात? तो याद रखना है जितने भी प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो सारे कौन से प्रोसेस हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। और वो सब क्वासिस्टैटिक प्रोसेस होंगे। तो हर पॉइंट पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे वो। ठीक है, यहां होता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एक ऐसा प्रोसेस, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे पेन की कैप है मेरे हाथ में, मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, ये वापस आ गया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लो इसमें पानी हो और मुझे चीनी घोलनी हो पानी में, तो मैं चीनी डाल के चम्मच से घुमाऊंगा, है ना? तो घुल जाएगी इसमें। तो चम्मच ऐसे घुमाने से ये चीनी घुल रही है। अगर मैं उल्टी चम्मच घुमाऊं तो क्या चीनी वापस आ जाएगी बाहर? नहीं होना ना ऐसा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। स्प्रिंग को दबाया आपने और छोड़ दिया, वापस आ जाता है। ये क्या है? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की दो कंडीशन है। पहला, क्वासिस्टैटिक होना चाहिए।
क्वासी स्टैटिक होने का मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए हर स्टेट पे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा एब्सेंस ऑफ डिसिपेटेड फोर्स, जितने भी डिसिपेटेड फोर्स हैं कोई भी ना हो डिसिपेटेड फोर्सेस में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब डिसिपेटेड जैसे एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन ये सब ना हो तो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस होना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने एक पिस्टन को ऐसे पुश किया तो वापस तो आएगा, लेकिन बीच में फ्रिक्शन एनर्जी लॉस नहीं कर जाएगा पिस्टन के बीच में और सिलेंडर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता, और क्वैसी स्टैटिक भी आइडियली बन नहीं पाते बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम इस आइडियल केस को मानेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखो बेटा, अब हमारा जो फोकस है आज की क्लास में, हम एक क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक वर्क, इसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है थर्मोडायनेमिक वर्क। जैसे मैकेनिकल वर्क क्या होता था, सोचो, मैकेनिकल वर्क था जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पुश करते हैं और कोई फोर्स लग रहा हो, या तो हेल्प कर रहा हो या अपोज कर रहा हो, तो उस केस में जो फोर्स का जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। अब ठीक है, अब देखो बेटा, तो जैसे इसके अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है, अब इसको हमने ऐसे पुश किया, ठीक है, तो फोर्स लगाया होगा, तो अब यहां मान लेते हैं कि प्रेशर लगा, ए एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, मानते बेटा, ए एरिया ऑफ पिस्टन है, हमने मान लो इसको डेल्टा एक्स शिफ्ट कर दिया ऐसे, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो देखो वर्क डन कितना हो जाएगा, पी ओ ओ ओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, वही तो पढ़ा था, फोर्स इंटू, अब फोर्स कहाँ है, तो सोचो प्रेशर है, प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, तो कुछ तो फोर्स लगाया होगा ना तभी तो चला होगा ये, तो हमने जो यहाँ बोल देते हैं कि प्रेशर है, लेकिन फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ एरिया इंटू लेंथ, ऐसे ये कितना होगा, ए इंटू डेल्टा एक्स, पी डेल्टा वी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वर्क डन। ठीक है, समझाया बच्चों, वर्क डन आ गया। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो बेटा, मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम है वी आई, है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, और वी एफ है फाइनल वॉल्यूम। तो उस केस में वर्क डन कितना होगा बेटा, पी डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, ये वर्क डन आ गया, कोई डाउट, समझ में आया। तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं बच्चों, वर्क डन। देखो अब ये दो इक्वेशन, ये ए और ये बी, ठीक है, ए और बी, दो वर्क आ गए, पी डेल्टा वी और पी वी एफ माइनस वी आई। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, कितना क्लियर है, अगर इन केस ऑफ वेरिएबल प्रेशर, देखो आपने मैकेनिक्स में भी सीखा था ना कि अगर फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो एफ डेल्टा आर, और वैसे क्या होता था वेरिएबल फोर्स के केस में, एफ डी आर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी W इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, डेल्टा, स्मॉल वर्क कैलकुलेट करेंगे, है ना, और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा बेटा, टोटल वर्क डन आ जाएगा।
तो याद रखना है वेरिएबल प्रेशर के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इससे ही काम चला लो। इसमें कांस्टेंट रखो, वेरिएबल आंसर दोनों दे देगा ये, लेकिन ये वाला फॉर्मूला केवल वेरिएबल के लिए ही आंसर देगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब देखो, अब इसका इस्तेमाल, एक बात और बताई थी मैंने तुम्हें, यहां कुछ बातें ध्यान देनी है बेटा। यहाँ केमिस्ट्री के साथ हमारे साइन जो रूल है, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, वहां के साइन और हमारे थोड़ा सा इनमें डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है बच्चों, कि वहां साइन क्या होते थे, वर्क का साइन अगर वर्क डन बाय सिस्टम है तो पॉजिटिव, यहां हमारे यहाँ होगा वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, उनका होता था नेगेटिव। ठीक है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। हम ये पता करेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है, लेकिन याद रखना हमारे यहाँ वर्क डन पॉजिटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव और ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, फिर एक बात और देखो बच्चों, मैंने आपको सिखा रखा है कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx क्या होता है, ये एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ होता है नहीं होता, बोलो, एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ होता है। तो सोचो अगर हम ऐसा लिखें, हमने लिखा है W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी, ऐसे लिख रखा है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ लिख सकते हैं नहीं बच्चों? ठीक है, तो कभी भी वर्क कैलकुलेट करना होगा तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब देखो जैसे ये V और ये P, पर ध्यान रखना पीवी ग्राफ, मान लो वीटी ग्राफ दे रखा है, पीटी ग्राफ दे रखा है, फिर नहीं, फिर आपको कन्वर्ट करना होगा, ग्राफ सिखा रखा है ना आपको ग्राफ कन्वर्ट करने पिछले चैप्टर में। तो वैसे, तो जैसे मान लो ये पीवी ग्राफ है, तो देखो पीवी ग्राफ ऐसे यहां से यहां तक गया ये, ठीक है, V1 टू V2, तो वर्क डन बताना है तो क्या करना है बच्चों, ये एरिया मान लो। ठीक है, और देखो इसमें ना एक्सपेंशन हो रहा है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक्सपेंशन में ना वर्क पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव, तो यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, तो जब एक्सपेंशन हो तो वर्क डन पॉजिटिव। अब जैसे देखो यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऐसे, अच्छा बताओ वर्क बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है, हो सकता है आपको लगे सर ये तो ना घटता जा रहा है, एरिया बढ़ता ही जा रहा है, प्रेशर घट रहा है वर्क नहीं घट रहा है, तो ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव एरिया। अच्छा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, अगर ऐसा हो तो देखो बेटा इस केस में क्या होगा, घट रहा है ना ऐसे ये, तो ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? इसके बाद अगर ऐसे हो जाए, देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है या नहीं, तो इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो बेटा वर्क डन जीरो हो जाएगा। देखो एरिया ही नहीं बनेगा, हमें वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एरिया का प्रोजेक्शन देखना है, तो नहीं है यहाँ, तो वर्क डन जीरो। ठीक है, अब देखो इसके बाद जैसे मान लो, अब देखो मैं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन सिखा रहा हूँ आपको, ये तो समझ में आ गया आपको, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले एग्जांपल समझा दूँ, जैसे पहले ए से बी गए, ठीक है बेटा, तो कितना एरिया आएगा, ये एरिया आएगा ना पूरा, ठीक है, A1। अब देखो ठीक है, बी से सी गए तो क्या एरिया आएगा, जीरो,
कोई वर्क नहीं हुआ। अच्छा, और कितना वर्क होगा? +a1 है ना, ए से बी तक, बी से सी तक कुछ नहीं होगा। अब सी से मान लो कोई पॉइंट गए तुम डी, तो अब ये एरिया होगा, है ना, और कौन सा? नेगेटिव। फिर डी से ए क्या होगा बच्चों? 0। तो टोटल वर्क देखो क्या होगा, +a1 प्लस -a2। क्या आया ये? a1 -a2 आ गया ना। तो a1 -a2 केवल इतना एरिया नहीं होगा, सोचो बच्चों, ये वाला एरिया, है ना। इसका मतलब जब कभी साइक्लिक प्रोसेस हुई, तो मैंने आपको समझाने के लिए यूज करा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा, एरिया ऑफ लूप हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ लूप, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको? अगर क्लॉकवाइज लूप होगा तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, अब देखो जैसे ये वाला लूप है, इस वाले में देखो ए से बी जा रहे हैं ऐसे, तो पॉजिटिव एरिया ये वाला, फिर ऐसे 0, और ऐसे अगर वापस आए तो नेगेटिव वाला एरिया बड़ा हो जाएगा ऐसे, है ना। तो इसका मतलब जब तुम इसे घटाओगे तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो याद रखो, अब आपको ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि भाई एरिया ऑफ लूप लेंगे और बस नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ लूप लेना है, बाहर का एरिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। एरिया तो क्लॉकवाइज लूप में एरिया पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। क्यों ऐसा? क्योंकि क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम फाइनली ज्यादा ही होता है, ठीक है बेटा। समझ में आई इतनी बात? अब देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे। यहां से आ गए ऐसे, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी देगा ऐसे। तो क्या करना है इसमें? ये वाला एरिया a1, ये a2, देखना ये तो हुआ क्लॉकवाइज और ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्क डन आएगा a2 -a1, इसके एरिया में से इसका एरिया घटा देना जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। दूसरा, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखो, पता लगा यही नहीं आते तुम्हें। प्रेशर यहाँ यूनिट लिखी है पास्कल में, ये लिखी है मीटर क्यूब में, ऐसा क्वेश्चन है। ये है 20 और ये है 5 और ये 10, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा वर्क डन बताओ, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ट्रायंगल अलग अलग लिख लो, या क्या करो, या क्या करोगे, इसी का ये क्या होता है, वो होता है ना ट्रेपीजियम, उसका एरिया लिख दो। तो वर्क डन इतना एरिया चाहिए ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 है साइड और ये 5, 10 + 5 इंटू सेपरेशन बिटवीन पैरेलल लाइन, ये वर्क आ गया इतने जूल में, ठीक है। लिखा जा सकता है नहीं? तो ऐसे वर्क कैलकुलेट कर लिया। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे जैसे ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पीवी ऐसे ग्राफ दे रखा है बेटा, ये P1 ये P2 और ये V1 और ये V2, ये ऐसा लग रहा है ऐसे बिल्कुल सर्कल बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बेटा इस प्रोसेस में वर्क बताओ, तो आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में, अच्छा एक तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, गलत फहमी सी रहती है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होता है बच्चों एरिया ऑफ लूप, ये वाला, ठीक है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें देखो। तो एक बच्चे को लगेगा कि सर इसका रेडियस कैलकुलेट कर लो, एरिया हो जाएगा πr²। कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है। कि इससे अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, इसका रेडियस कितना होगा बच्चों इस साइड से, v2 - v1/2 ना, तो पाई v2 - v1/2 का होल स्क्वायर कर दो, तो एरिया आ गया ना इस लूप का, अगर सर्कल मान लें। लेकिन डायमेंशनली चेक करना है इसको, ये तो वॉल्यूम का क्यूब हो स्क्वायर हो गया, तो डायमेंशनली तो ये वर्क है ही नहीं, जूल तो बनेगा ही नहीं। तो एक्चुअल में ये सर्कल नहीं है, ये एक्चुअल में एक एलिप्स है। और एलिप्स का एरिया आपको पढ़ाया गया होगा कि मान लो ये ए है और ये बी है, एलिप्स का एरिया होता है बच्चों π/a/b,
ठीक है, टूल्स वगैरह में पढ़ा होगा आपको। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें जो वर्क कैलकुलेट करोगे आप, दैट इज पाई और ए, ये जो लेंथ है ना इसका आधा पूरा, कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1/2। अब प्रेशर ये वाला P2 माइनस P1/2, ये वर्क डन होगा। ठीक है, पहले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने दो फॉर्मूले लिखे, वर्क डन P डेल्टा ऑफ, पहला लिखा ये P डेल्टा V, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा, इंटीग्रेशन P डी V1 से V2। ठीक है, अब देखो बेटा, क्वेश्चन आया फाइंड वर्क डन टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2 of n mole of gas। ठीक है, ये बताना पहला क्वेश्चन है। अब देखो, और क्वेश्चन है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो n मोल का प्रेशर चेंज करना है, मतलब वर्क बताना है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या करें बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा ना, P डेल्टा V। अब ये कैसे लाएं, तो देखो आइडियल गैस है कोई, ठीक है, तो आइडियल गैस P1 V1 इक्वल टू nRT और P2 V2 इक्वल टू nRT2, है ना। देखो बेटा, अगर इसको मैं घटाऊं इस इक्वेशन को इसमें से, तो PV2 माइनस V1 इक्वल टू nRT2 माइनस T1। ठीक है, तो ये P डेल्टा V PV2 माइनस V1 है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, nRT2 माइनस T1। क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है देखो जैसे अब है, अगर मान लो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेशर है P इक्वल टू KV², ठीक है, फाइंड द वर्क डन, और ये K कांस्टेंट है, ठीक है, वर्क डन टू मूव टू चेंज द वॉल्यूम फ्रॉम V2 टू V, वॉल्यूम को V से 2V करना है, तो वर्क डन बताओ। तो देखो बेटा, वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन P dV, ठीक है, KV² dV, समझाया, ऐसे लिखा। अब देखो KV² dV, सर ये क्यों यूज करा आपने, क्योंकि बेटा प्रेशर खुद बोल दिया उसने कि वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, और कहां से कहां तक, V2 to V, ठीक है, तो KV³/3 और V से 2V, ऐसे लिख सकते हैं। आगे सॉल्व कर लो इसको, KV³ की जगह 2V³ माइनस KV³/3, ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसी गैस के लिए, आइडियल गैस है ऑफ n मोल्स, ठीक है, ये दे रखा है, फाइंड वर्क डन टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 टेम्परेचर चेंज करना है, वर्क डन बताओ। इसमें कैसे पता करें बच्चों, तो देखो
समझते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, ऐसे सोचो, मान लो अब इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है। हम्म यहाँ देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है। जैसे वर्क डन होता है PdV। अगर तुम यहाँ P को P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय T लिख दो, मान लो मैं इस कॉन्स्टेंट K मान लू, तो PT इक्वल टू K, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, K बाई टी dV। अब प्रॉब्लम क्या हुई, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टेम्परेचर वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहाँ ऐसे करने से बात नहीं बनती। इस क्वेश्चन के तरीके समझो। उसने बोला आइडियल गैस के n मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ दो काम कर रहे हैं आपको, देखो वर्क डन PdV ऐसे लिखा, और इधर देखो क्या करना है हमें, PV इक्वल टू nRT है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, तो PdV क्या है, डिफरेंशिएट VdP इक्वल टू nRDT। जानते हो बच्चों? ठीक है। अब देखो साथ में यहाँ पे PD, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। PT इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको करो PdT प्लस TdP इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुई बात? अब देखो, अब यहां से देखो TdP इक्वल टू क्या आएगा, माइनस PdT। TdP इक्वल टू माइनस PdT आएगा ना, इसको यहां रखेंगे dP की जगह, ठीक है। अब देखो यहां से PdV माइनस PdT अपॉन T, ठीक है, इक्वल टू nRDT, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और आपको पता है PV इक्वल टू nRT होता है ना, होगा नहीं बच्चों? V DP, अच्छा एक V यहाँ पे भी होगा भाई, मैंने इस TDP की वैल्यू रखी है ना, DP की वैल्यू रखी है PDT अपॉन T, लेकिन साथ में एक V भी तो है ये। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, PV अपॉन T क्या होता है, PV अपॉन T NR नहीं होता बच्चों, देख लो यहाँ से। अब मैं यहाँ पे PdV और PV बाई T की जगह NR रख दूं, माइनस NRDT इक्वल टू NRDT। यहाँ से PdV, कैमरा में दिख रहा है ये सब, हाँ, PdV इक्वल टू 2nRDT। समझ रहे हो बच्चों? ऐसे आ गया। अब यहाँ आ जाओ वापस, PdV PdV की जगह 2nRDT, तो 2nR तो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा। DT कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर चेंज करना था, T1 से T2। देखो 2nR DT की जगह T, T1 से T2, 2RN T2 माइनस T1। ये वर्क डन आ गया बेटा, क्लियर है? किसी को डाउट? अब देखो, तो ये था फॉर्मूला बेस। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स लगे, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये फिलामेंट है और यहाँ इसमें कोई गैस भरी है, ठीक है, ऐसे। इसका ए एरिया है, एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है, और M मास ऑफ पिस्टन, ठीक है। बाहर एटमोस्फियर प्रेशर है, तो हम इसको हिट कर मतलब हीट कर रहे हैं बच्चों, तो हीट करने से ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा H हाइट। तो बताना है वर्क डन इन दिस प्रोसेस, ठीक है, ये क्वेश्चन है, वर्क डन बताना है इस प्रोसेस में। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, है ना। और एक फॉर्मूला ये है, तो पहला तो क्वेश्चन है कि कौन सा इस्तेमाल होगा सर,
बेटा एक बात सोचो हमने कंडीशन पढ़ ली थी कि सारे क्वेश्चन जो भी होंगे उन सब प्रोसेस में जो वर्क होगा, यहाँ जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, क्वासिस्टेटिक। तो अगर मान लो बाहर से प्रेशर एक तो पी नोट पड़ रहा होगा, एक इस पिस्टन का वेट होगा जिससे एम जी फोर्स होगा, एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर हो गया। तो अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए कम से कम, तो अंदर का प्रेशर हमेशा किसके बराबर होगा, एम जी बाई ए के। अब कहोगे सर ये एक्सपेंड क्यों हो जाएगा, फिर बेटा जस्ट बाहर का प्रेशर इसके बराबर हुआ तो भी एक्सपेंड हो जाएगा। हम क्वासिस्टेटिक मानते हैं, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मानते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब प्रेशर, अब ये बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट नहीं हो गया बच्चों। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। ओ ये पी डेल्टा वी, ये वाला यूज करेंगे, समझ में आया। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एम जी बाई ए और डेल्टा वी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो W इक्वल टू पी नॉट प्लस एम जी बाई ए और डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ पिस्टन इंटू हाइट। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, पी नॉट ए एच प्लस एम जी एच। ठीक है, बताओ बच्चों अगर बाहर वैक्यूम हो तो पी नोट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और ये मासलेस हो, अगर एम मास हो और मासलेस हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो देखो पी, समझ में आया बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मतलब ऐसा क्वेश्चन देखो कि अगर तुम्हें कह दिया जाए कि मासलेस पिस्टन है ये और बाहर वैक्यूम है और ये एच हाइट एक्सपेंड कर गया, तो वर्क डन कितना होगा, तो बच्चों उसको बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन, है ना। अगर ये मासलेस हो तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, और इसमें वर्क डन 0 होता है, भले ही कितना एक्सपेंड हो जाए। जैसे इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये एक चैम्बर है और यहाँ बीच में एक वॉल लगी है और इधर गैस भरी है, इधर वैक्यूम है। इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं वॉल ओपन कर दूं तो उधर कोई अपोज करने वाला है, प्रेशर है कोई नहीं, तो गैस इधर की तरफ जाएगी ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन वर्क नहीं हुआ। ये कुछ ऐसे है जैसे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है लेकिन उस पर वर्क नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो किसी फोर्स के अगेंस्ट काम ही नहीं करना पड़ा। बिल्कुल यही बात यहाँ है। तो ये फ्री एक्सपेंशन होता है, ये केस भी, ये केस भी, इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, तो इसलिए वर्क डन 0 होता है अगर बाहर वैक्यूम हो जाए और मासलेस पिस्टन हो, जैसे एक बलून को वैक्यूम में फोड़ दें। ठीक है, तो ये फ्री एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो, तो ये था कांस्टेंट प्रेशर था, अगर कांस्टेंट बाहर का प्रेशर 0 हो जाए, पिस्टन का मास ना हो, तो वर्क डन 0, अदरवाइज ये लिख देंगे। और वैसे तुम ये देख भी पा रहे हो कि एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया और एक एटमोस्फियर प्रेशर के, है ना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल लेते हैं, कैसे, देखो इस चैप्टर का जो हीरो है ना वो यही है। इस चैप्टर में 3 चीजें होती हैं, वर्क डन, हीट, चेंज इन एनर्जी। मैं आपको तीनों चीजें अलग अलग पढ़ाऊंगा, उसके बाद चैप्टर शुरू होगा अपने आप में। ये अभी हम इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चन सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये ऐसे गैसेस हैं, यहाँ स्प्रिंग लगा दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट है की। अब सोचो बेटा, अब बताओ प्रेशर वेरिएबल नहीं होगा जब जब ये ऊपर जाएगा। आज भी यही क्वेश्चन है कि एच हाइट तक जाने में कितना वर्क होगा। तो हमने सोचा कि यार अगर ये केवल इतना चला जाए यहां से ऊपर, वाई डिस्टेंस और डी बाई, तो वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, बाहर से प्रेशर पी, पी नोट, ठीक है, और पी इक्वल टू पी नोट, भाई ये फॉर्मूला लगना है इंटीग्रेशन पी डीवी, लेकिन प्रेशर होगा कितना, तो एक तो स्प्रिंग ऊपर दब गया तो स्प्रिंग का फोर्स होगा के वाई बाई ए, प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक और साथ में वेट। ठीक है, तो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस के वाई बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो वर्क डन कितना होगा बेटा, इंटीग्रेशन पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस के वाई बाई ए
और डी वी। तो डी वी हम ये सोचते हैं कि यहाँ वाई से वाई प्लस डी वाई चला गया, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए डी वाई। ठीक है, तो पी नॉट ए डी वाई, तो एम जी इंटू डी वाई प्लस के वाई डी वाई। ठीक है, अब देखो पी नॉट ए डी वाई एम जी इंटू डी वाई के इंटू वाई डी वाई। ठीक है, अब सोचो बच्चों, y कितना, 0 से h, 0 से h, अब 0 से h। ठीक है, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल क्यों है पता है, y के साथ बदल रहा है, फोर्स बढ़ेगा स्प्रिंग का तो अंदर भी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर क्वासिस्टैटिक में प्रेशर वेरिएबल नहीं हो सकता, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला है कि क्वासिस्टैटिक में प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर रहता है, कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, अगर बाहर का प्रेशर बदला तो अंदर भी प्रेशर बदलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर वही आएगा, पी नॉट ए एच एम जी एच प्लस हाफ के एच स्क्वायर। ये तुम्हें देख के पता लग रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन स्प्रिंग का, है ना। तो इस तरीके से ये वर्क के क्वेश्चन इस तरीके से किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना वर्क डन आ गया ये। ठीक है, तो आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, वर्क की प्रॉपर्टी पढ़ाई। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, अगली क्लास में हीट, इंटरनल एनर्जी, फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फिर हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, तब ये चैप्टर एंड होगा। ठीक है, चलो बच्चों बाय।